प्यारे बच्चों, आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो बहुत कम टाइम इनको सॉल्व करने में लगना चाहिए, लेकिन चूंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ इसलिए टाइम ज़्यादा लग जाता है। ये सारे क्वेश्चंस जेई में आए हुए हैं, कुछ नीट में आए हुए हैं, तो वहाँ पे बेटा आपके टाइम का एग्ज़ाम होता है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बेटा ये है कि आपको नॉलेज अच्छी तरह से होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी आप अच्छी तरह से उसको क्वेश्चन को अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक्सप्लेन करके बताना। वैसे क्वेश्चन आप उसको देखिए और उसको ठीक करना रहता है। तो कुछ जब आप पढ़े रहेंगे, नॉलेज रहेगा और प्रैक्टिस रहेगी, तो मेरे ख्याल से इसको सॉल्व करने में 30-40 सेकेंड ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। खुद अब देखिए, अभी आप देखिए, मैं बता दूंगा आपको। तो लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे लिखा जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट हैज ए फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 3/2 पाई × 10⁻12 हर्ट्ज एंड इज प्रोपेगेटिंग अलोंग द डायरेक्शन I plus j, वेक्टर I plus वेक्टर j divided by √2. It's polarized along the k direction. The acceptable form of the magnetic field B. बेटा देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन जो होता है वेव में E और B, जो वेक्टर E और B कैसे वेरी करते हैं, वो सब उसके लिए जो इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ये हम सभी जानते हैं कि ये ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करने बेटा देख करके ही एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन टेक्निक जो होती है, अगर आप नॉलेज रहेगा, प्रैक्टिस रहेगी, तो बिल्कुल आपको 30 सेकंड में हो जाएगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करने में हो सकता है मुझे टाइम लगे, लेकिन ये मेरा पर्पज़ है कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाए ताकि एग्जामिनेशन में कहीं कोई कन्फ्यूज़न आपको ना। तो ये सॉल्यूशन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का यही सॉल्यूशन है। आपने स्टैंडर्ड वेव का जो इक्वेशन बेटा पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू E0 साइन kx माइनस ओमेगा टी, प्लस माइनस लिखिए, प्लस माइनस ओमेगा टी, या इसको आप कॉस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E0 कॉस kx प्लस माइनस ओमेगा टी। कॉस के फॉर्म में भी, दोनों में ही लिख सकते हैं, जिसमें भी दिया हुआ हो। आपके इस पूरे इक्वेशन में आपको लिखा हुआ है कॉस के फॉर्म में ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन और कॉस दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ कुछ एंगल पर ये कुछ एंगल का ही डिफरेंस होता है। जहाँ पे साइन मिनिमम होता है वहाँ कॉस मैक्सिमम होता है, या जहाँ पर कॉस मैक्सिमम वहाँ पे साइन मिनिमम, इस तरह से कुछ होता है। तो ठीक है, चलिए, मैथमेटिक्स है। और एक बात और मैं कहूँगा कि फिज़िक्स पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी तरह से कमांड है बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में, तो आपका आज मार्क्स में, स्कोर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो ठीक है, मैंने कुछ वीडियोस पे बनाया भी है, तो उसको आप देखिएगा बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या है, हमको देखिए कुछ इसमें कुछ यहाँ पे इसमें देखिए ये दिया हुआ है kx, कि जो जानते हैं वेव नंबर है, x जो है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दिखाता है बेटा। इससे ये पता चलता है कि हमारी वेव x डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। अगर x डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही है, अगर y होता है यहाँ पे ky, तो y डायरेक्शन में, अगर z है तो यहाँ पे z लिखा होता, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर x y z कुछ भी लिखा हो सकता है। और ओमेगा जो है फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और हम जानते हैं, ये भी सब जानते हैं कि k इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, जहाँ पे टी टाइम पीरियड है, या इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। और एक और याद रखिए, सी या वेलोसिटी, सी मीन्स या फिर वेलोसिटी, सी है या फिर इसको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन की, ये भी होता है। और एक फार्मूला और होता है, ये क्या होता है, एफ इंटू लेमडा, या इसी को न्यू इंटू लेमडा कहते हैं। तो इतना आपको याद होगा, अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो मेरे साथ ही बिल्कुल ये सब याद होगा। इस क्वेश्चन में हालांकि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको लिखाई से आपका मतलब नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी अगर हो सकता है बोर्ड के एग्जाम में कुछ ऐसा आ जाए, फ्रीक्वेंसी दे दे, आपसे कह दे कि अब उसका इक्वेशन लिखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप कैसे लिखेंगे। तो अब देखिए बेटा, जो k होता है, k इज इक्वल टू E0 साइन kx प्लस माइनस ओमेगा टी। प्लस साइन जो होता है, तो आप जानते होंगे बेटा,
ये प्लस साइन जो है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव में जा रही है कि नेगेटिव में जा रही है। प्लस माइनस जो होता है नेगेटिव या प्लस पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। ये सब हो चुका है पहले से, इस पर ज़्यादा मैं नहीं जाऊँगा। तो आपको हालांकि इसमें सब और बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें लिखा हुआ है डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। जो डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि इसको सॉल्व करने में लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको इसको ये जो है दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये दिया हुआ है अंडर आई कैप प्लस जी कैप अपान रूट 2 का है। ये बेटा आई जे और के आप जानते हो ये यूनिट वेक्टर होते हैं लॉन्ग एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिव, ये सब पढ़ा होगा। आई जे के यूनिट वेक्टर। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आप दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ कि इट इज पोलराइज्ड अलोंग द के डायरेक्शन, और हमें बी लिखना है। इसका मतलब पोलराइज्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन है, क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है। लाइट में जो इलेक्ट्रिक वेक्टर होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ऑप्टिकल इफेक्ट के लिए। तो आप ये कह सकते हैं जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ ई है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ई इज अलोंग की, यूनिट वेक्टर की। देखिए इस के में और ये जो वेव नंबर उसमें होता है, इसमें जो इक्वेशन में लिखा होता है के एक्स या प्लस माइनस ओमेगा टी, अलग फर्क होता है। हम ये के जो है यहाँ पर यूनिट वेक्टर है। तो बेटा आपको देखिए ये हो गया आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। यही डायरेक्शन ऑफ एनर्जी का फ्लो भी होता है, जो आप पढ़े होंगे कि उसमें जो पॉइंटिंग वेक्टर में बताया गया होगा कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होता है, पॉइंटिंग वेक्टर पी ई क्रॉस बी वेक्टर का जो होता है ई क्रॉस बी, यानी एस इज इक्वल टू ई क्रॉस बी अपॉन बी, ये होता है। एक्चुअली में ई क्रॉस बी जो होता है, ई क्रॉस बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कई बार आपके बोर्ड में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, जेई में भी इवन पूछ चुका है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन मीन्स डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। तो भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती, फ्लो करके एनर्जी फ्लो करके ले जाती है ना, मोमेंटम ले जाती है, तो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी है। यानी इसको लिख सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन ये जो है ई और बी जो क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो भी कह सकते हैं। अच्छा, ये सब कैसे लिखा गया 10⁴ और 10⁴ ये सब कैसे लिखा गया है, इसको लिखने का भी बेटा आपको मेथड आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो लिखने का ये जो आपको लिखा गया है 10⁴, एक्चुअली ये जो इक्वेशन है बेटा ये कुछ इसी तरह से है कि b इज इक्वल टू b नॉट कॉस, यहाँ पे कॉस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ये कॉस के एक्स प्लस माइनस ओमेगा इंटू टी, वेर के इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा वेव नंबर एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी या फिर 2 पाई अपॉन न्यू होता है, ये होता है, इतना होता है। ये सारी आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। में जो फ्रीक्वेंसी जो न्यू दी हुई है इट इज गिवन एज 3/2 पाई इंटू 10⁻12 हॉर्स दी हुई है, ठीक हुई है। तो ये जब दी हुई है तो इससे हम ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा डायरेक्ट लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू लिख सकते हैं। जब इसको हम लिखेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 पाई इंटू जो न्यू है हमारा कितना है 3/2 पाई इंटू 10⁻12 है। तो 2 पाई कट गया तो 3 इंटू 10⁻12 ये है ओमेगा है, ये आ जाएगा हमारा ये रेडियन
पर सेकेंड। ये जो दिया हुआ है ना 3 इंटू 10 टू पावर, क्योंकि ओमेगा टी है यहाँ पर, तो ये 3 इंटू 10 टू पावर 12 है, ये ओमेगा है। हालांकि आपको ये लिखना नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखा हुआ है ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, कि आपको अगर आ जाता है, सपोज कर ये सब नहीं दिया हुआ है और कहते हैं वेव का इक्वेशन लिखना है, ये सब भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे लिखेंगे आप? यहाँ चूंकि सब कॉस के फॉर्म में है, इस आपको कॉस के फॉर्म में है, अगर साइन होता तो साइन का, हमें साइन फंक्शन का यूज़ करना पड़ता। तो बेटा ये हमारा हो गया ओमेगा, जो हमारा ये क्या हो गया, ओमेगा हो गया। अच्छा, अब हमको यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखिए ये जो आर जो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं आप, उसके साथ डायरेक्शन लगा देते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। यानी ये यहाँ पर ये 10 टू पावर 4 इसको के, यानी हमारे जो के की जो वैल्यू यहाँ पर है, इट मीन्स जो हमारा जो के है, के इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4। ये आया कैसे, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हमें देखिए ओमेगा दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में दी हुई है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में जो दी हुई है 3/2 × 10⁻12 दिया हुआ है ये। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे लिखा गया है ये। तो हमें के को देखना है, के इज इक्वल टू 2π/λ होता है, 2π/λ होता है। अब लेमडा कैलकुलेट करने के लिए हमें स्पीड का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, c इज इक्वल टू लेमडा इंटू न्यू या लेमडा इंटू एफ, या लिख सकते हैं क्या, लेमडा इज इक्वल टू c/न्यू। तो c और न्यू की वैल्यू दी हुई है सब आपको, c और न्यू की वैल्यू आपको दी हुई है। तो c की जो वैल्यू हमारी होती है, स्पीड ऑफ लाइट है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 है, 10 टू द पावर 8 है। और न्यू जो दिया हुआ है, न्यू की जो वैल्यू दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हॉर्स वाला न्यू वाला, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपको यूज करनी है, 3/2π इंटू 10 टू द पावर 12। तो इसको जब करेंगे बेटा, ये c की वैल्यू हमारी हो गई, तो ये हमारा हो गया क्या, इससे भी लेमडा की वैल्यू, ये हमारी क्या निकल करके आई है, ये लेमडा की वैल्यू निकल करके आई है। अब जो हमारा के होता है, जो के होता है 2π/λ होता है। अब इसमें इसकी वैल्यू रखिए, जब इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2π तो ऐसे रहेगा। अब लेमडा जो आपने लिखा है, इसको यहाँ पे लिखिए, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपान, सॉरी हाँ 3, ये जो है 2π, ये तो हो गया c, 3 टू द पावर 8 अपान, ये है 3/2π इंटू 10 टू द पावर 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा, ये देखिए 2π इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चला जाएगा ऊपर, तो अल्टीमेटली आपका जो बचेगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और ऊपर जो रहेगा हमारा ये सॉरी ये जो होगा ये 3 इंटू 10 टू द पावर 12 होगा। तो जो के की जो वैल्यू आएगी 10 टू द पावर 4 आएगी, ये पर मीटर आएगी। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ठीक है, इस तरह से हमारा जो है ये के की वैल्यू निकल। हालांकि ये सब आपको कैलकुलेट नहीं करना इसमें, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट करके इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है। अब मेन आपका है कि आप हमें डायरेक्शन कैसे पता करें। डायरेक्शन ऑफ जो बी होगा, जैसे हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है I+J है, और डायरेक्शन ऑफ जो E है ये हमारा K है। तो डायरेक्शन ऑफ बी जानते हैं, डायरेक्शन ऑफ बी होता है ये E×B, ये फार्मूला जो हमारा है E×B इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन ऑफ द वेव होता है। चलिए ठीक है, ये सब इसको नोट कर लिए। हालांकि इसकी जरूरत इसमें नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट करके इस इक्वेशन में इसको सब्स्टिट्यूट करके ले दिया गया था। तो ठीक है, फिर इसको हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हमें ये डायरेक्शन में मेन इसमें है डायरेक्शन को कैसे आइडेंटिफाई करें, हम इसको डायरेक्शन कैसे पहचानें, या उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करें। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए देखिए बेटा, यहाँ पर वेक्टर अलजेब्रा का नॉलेज, आप वेक्टर 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़े होंगे, उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाएंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, आपको देखिए सीधे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरह से दे दी गई है। अब उसको लिखना मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन होता है कि E0/B0 इज इक्वल टू C, या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। C होती है फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बराबर होती है। चलिए ठीक है, इसको नहीं है। तो अब जरा देखिए, हमें मालूम होता है जो फार्मूला है कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन दिया हुआ है, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन में दिया हुआ है, ये बराबर किसके है,
आई प्लस जे, कैप लिखिए, कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऊपर कैप लिखा जाता है, हालांकि एरो भी लिख सकते हैं, कुछ जगह लिखा हुआ है। ये तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं। ये किसके बराबर होती है? ई क्रॉस बी के, ई क्रॉस बी के, वेक्टर ई और वेक्टर बी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो हमको बेटा देखिए, हमें ई दिया हुआ है, ई की डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ ई, क्योंकि वेव जो है पोलराइज हो रही है के डायरेक्शन में। इसका मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ई जो है के है, यानी के जेड डायरेक्शन में है, यानी ई की जो वैल्यू हमारी है क्या है? ये हमारी है, ये के है, यूनिट वेक्टर के है, इनटू बी। अब बी को पता करने के लिए बेटा देखिए, या तो वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला यूज कीजिए या सीधे कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, इसमें देखिए कुछ हम एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये तो नहीं हो सकता, ये ऑप्शन डी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो एनर्जी बी है ये के डायरेक्शन में है, जबकि के डायरेक्शन में हमारा क्या है? हमारी ई है, तो बी के डायरेक्शन में नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन क्या है? आई प्लस जे, तो आई प्लस जे तो रहेगा ही रहेगा। देखिए आई प्लस जे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर ये भी, यहाँ पर आई माइनस जे है, तो यहाँ पर हमारा आई माइनस जे ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो हमारी है, यानी जो एक तरह से जो x होता है, जो हम डायरेक्शन x y z होता है, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है कितना? अंडर रूट आई प्लस जे अपॉन रूट 2 दिया हुआ, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो सी और डी तो अपने आप एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेशन मेथड से। आपको यही सब करना है एग्जाम में, आपको जो है जब एग्जामिनेशन में पेपर मिलेगा आपको, जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाएंगे तो आपको यही सब सोचना पड़ेगा। कुछ एलिमिनेशन की टेक्निक सोच लीजिए, ये नहीं हो सकता क्योंकि के डायरेक्शन में बी नहीं हो सकता, क्योंकि बी के डायरेक्शन हमारा ई है, और ये है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है आई प्लस जे अंडर रूट 2 है, यहाँ पर आई माइनस जे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। तो अब बचा क्या? ए और बी। तो देखिए पहले हम बेटा देखिए बी ले लेते हैं। जो हमारा बी है, हमारा बी क्या है? आई माइनस जे है। हम बी अगर ले लेते हैं, देखिए ये हमारा एक बी है ना, ये सारे इक्वेशन क्या है? ये बी है, सारे इक्वेशन हमारे बी के बराबर है। ये वेक्टर बी लिखिए। तो अब हमें बी की कौन सी वैल्यू चूज करें? बी की हम कौन सी वैल्यू चूज करें कि हमारा जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन आ जाए आई प्लस जे रूट 2 हो जाए। चलिए हम पहले बेटा बी लिख करके देख लेते हैं, पहले बी लिख करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं बी की डायरेक्शन हमें, अब इसको हम क्या करेंगे? इंडिविजुअली चेक करेंगे, ए और बी से हम इंडिविजुअल उसको चेक करेंगे। तो जो हमारा बी हम पहले मान लेते हैं कि हमारा क्या है? आई माइनस जे, ये वेक्टर है, अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? ये हमारा इसी के बराबर आना चाहिए, आई प्लस जे अपॉन रूट। देखिए इतना आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये के है। तो अगर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम इसमें लेते हैं तो देखिए बेटा ये है कि इसको हम करेंगे के इंटू आई माइनस के इंटू जी अपॉन रूट। अब चलिए देखिए, अब हमें वेक्टर जो यूनिट वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है आई, ये वाला जरा इसको याद कीजिए, ये हमारा ये इसको है, ये है आई है, ये जे है, ये के है, यूनिट वेक्टर, सब ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, और जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। आई क्रॉस जे और के क्रॉस आई इज इक्वल टू, अगर हम क्रॉस ये चलते हैं, ये अगर हम इस डायरेक्शन में चलते हैं, यानी इस डायरेक्शन में अगर हम इस डायरेक्शन में चलें, यानी आई क्रॉस के तो माइनस हो जाएगा, इस क्लॉकवाइज जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। देखिए के क्रॉस आई, देखिए के क्रॉस आई इज इक्वल टू जी, इसको हम लिख सकते हैं जी, वेक्टर जे लिख सकते हैं, माइनस के क्रॉस जे। अब देखिए के क्रॉस जे बेटा हम एंटी क्लॉक जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, तो के क्रॉस जे जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन रूट इज इक्वल टू रूट 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा जे प्लस वेक्टर आई अपॉन रूट 2, जो कि किसके बराबर है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के बराबर है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट आंसर है। अच्छा अपन ए से भी चेक कर लेते हैं जरा सा।
ए से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पर है क्या i प्लस जे प्लस के बाई रूट 3, वैसे ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ना ये होगा ना ए होगा ना ए होगा ना बी हो ना सी होगा ना डी होगा, सिर्फ क्या होगा बी होगा। देख करके ही आंसर बता सकते हैं आप ये, क्योंकि जब i क्रॉस जे जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सामने इसमें देखिए बी हमने रेंडमली चेक किया है, अब सी और डी तो हो नहीं सकते, सी और डी नहीं हो सकते हैं, क्यों नहीं सकते, रीजन बता दिया गया है। अब हम ए को भी चेक कर लेते हैं, क्या ए और क्या इसको यानी i प्लस जे प्लस के अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो क्या हमारा i प्लस जे अंडर रूट 2 आ रहा कि नहीं आ रहा, इसको चेक कर लेते हैं। हालांकि इसको अननेसेसरी बातें हैं लेकिन चेक कर लेते हैं आपको, आप इसकी थोड़ा सा खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको मैं अच्छा जैसे ये था, अगर हम इसको देखते हैं डायरेक्शन ऑफ जैसे ई हमारा है के डायरेक्शन में, ये है के डायरेक्शन में, और इनटू क्रॉस क्या है ये बी है, ये हमारा बी है, i प्लस जे प्लस के प्लस के रूट 3 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, देखिए क्या इसकी वैल्यू i प्लस जे, क्या इसकी वैल्यू i प्लस जे रूट 2 के बराबर आ रही है, ये रूट 3 है, तो इसको रूट 3 तो आएगा नहीं, रूट 3 तो रूट इसमें रूट 3 आ जाएगा, तो इससे ये भी एलिमिनेट हो गया कि इसमें हमें क्या लाना है रूट 2 है, जबकि यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है इसकी वैल्यू कुछ भी है लेकिन हमें इसमें रूट 3 आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। फिर ठीक है, इसको देखते हैं कैसे आएगा, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा के क्रॉस i प्लस के क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के, तो ये देखिए कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपान कितना आ गई रूट 3 हो जाएगी, तो ये भी होगी के क्रॉस आई, जैसे के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे, और प्लस के क्रॉस जे ये हो जाएगा कितना माइनस आई, और के क्रॉस क्या होता है भाई, के की यूनिट वेक्टर वैल्यू कितनी होती है, के क्रॉस के क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, प्लस 1 अपॉन रूट 3, तो ये भी नहीं पॉसिबल है, सिर्फ ओनली पॉसिबल आंसर हमारा क्या है बेटा, ये बी है, एलिमिनेट कर दीजिए। क्योंकि देखिए इसको पहले देखिए, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये लिखा हुआ है i प्लस जे ही होगा, जब चाहे साइन हो चाहे कास हो सब में होगा, हालांकि इसमें i प्लस जे दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन ऑफ जो b जो दे रहा है i प्लस जे प्लस के जब k से मल्टीप्लाई करेंगे तो i प्लस जे रूट 2 नहीं आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट होगा, सिर्फ क्या बचा b। ये सब सॉल्व करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम बचाना है, अगर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको बेटा ये सब नहीं करना है, सिर्फ आपको एलिमिनेट कर देना है बस। ये तो कभी इतना मल्टीप्लाई करने पर केस अंडर रूट 2 नीचे आएगा ही, तो ये है ही नहीं, तो तीनों देखने से ही लग रहा है ये, तो इतना हमने जो टाइम लिखा है बेटा ये फालतू का टाइम लिखा है, लेकिन नहीं, हमने ये फालतू टाइम इसको थोड़ा यूटिलाइज कीजिए, इसको थोड़ा समझिए, क्योंकि एग्जाम में नहीं है, अभी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी पीरियड में है, स्टडी ड्यूरेशन में है, तो आप इसको जो है इसलिए मैंने किया, तो एग्जामिनेशन में रहता ना तो देख करके 10 सेकंड में इसको आप टिक कर देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है ई क्रॉस बी, यानी ई क्रॉस बी is always equal to the जो दोनों इक्वल टू द पैरेलल टू द वेलोसिटी ऑफ c या वेलोसिटी ऑफ v या प्रोपेगेशन, ये इसी को होता है जो पॉइंटिंग वेक्टर आपको बताया गया था, पॉइंटिंग वेक्टर s इज इक्वल टू e क्रॉस b जो होता है वेक्टर e क्रॉस वेक्टर b, ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होता है, वेव होता है, या डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो भी कह सकते हैं, या डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये सब जो मैंने किया बेटा ये सब सिर्फ समझाने के लिए किया गया, अदरवाइज इफ you have really practiced all these questions and had full knowledge, then it will not take more than 20 seconds, 10 to 20 seconds, just by eliminating these 3 options। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया, इसको ज़रा समझिएगा और फिर कमेंट भी कीजिए, अगर नहीं होता तो उसको मैं थोड़ा सा और भी अच्छी तरह से करने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए ठीक दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी आपके ऐसी वर्मा के बुक का है ये, तो उसको मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इसको क्वेश्चन को ही मिटा दे रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन को भी मिटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन जो है, ए पॉइंट चार्ज इज मूविंग अलोंग ए पॉइंट चार्ज इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v। कंसीडर ए स्मॉल एरिया ए, कंसीडर ए स्मॉल एरिया ए दिया हुआ है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज। फिगर नीचे दिया हुआ है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया व्हिच व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज q। यहाँ पे जो बेटा यहाँ एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे q होना है, यहाँ पे q होना चाहिए, यानी एक पॉइंट चार्ज है, ये बेटा एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर एक एरिया दिया हुआ है, एक हमको क्या दिया हुआ है, ये एक एरिया दिया हुआ है। चलिए ठीक है, इसको हम एरिया ऐसे ही मान लेते हैं, ऐसे मान लेते हैं, एरिया में एरिया, इसका एरिया क्या है, ये ए है। ये चार्ज जो हमारा है, जो क्यू है, ये ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे ही मूव कर रहा है विद वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सॉल्यूशन है ये बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर आइए, और डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बताना है। डिस्प्लेसमेंट करंट आप जानते हैं आई डी इज इक्वल टू, ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई E अपॉन डी टी, और डी फाई इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, डी फाई ई, फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये डी टी है, तो यही हमको यूज करना है। तो दिया हुआ है पॉइंट चार्ज क्यू इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी v, कंसीडर ए स्मॉल एरिया ए परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द चार्ज, फिगर गिवन है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया, इस एरिया में कितना डिस्प्लेसमेंट फ्लो हो, जिसका यानी ए एरिया में कितनी डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो होगी, व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज x, व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज x। मान लीजिए चार्ज मूव करते करते अगर हमारा जो है यहाँ पहुँच गया हो, भाई चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, तो एट t इज इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज क्या है, एट t इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ पर चार्ज पहुँच गया, सपोज कर लिए x डिस्टेंस पे, एट t इज इक्वल टू टी, यहाँ जो हमारा जो डिस्टेंस यहाँ पर है, ये हमारी है, ये x है, कितनी है, ये x है। चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, जब चार्ज मूव कर रहा है बेटा, तो चार्ज मूव करते 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 ऐसे इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा। जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और यही डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस करता है। तो चलिए ठीक है, हम सीधे फार्मूले पर आते हैं, तब तो कंसेप्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब देखिए हमें ये लाना है, अब हमें देखिए ये भी दिया हुआ है कि द वैल्यू ऑफ x इज नॉट लार्ज सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी इंस्टेंस इज एसेंशियली गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। जो कूलम्ब्स लॉ ने बेटा कहा था कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, लेकिन किसी एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस से, ये हो जाएगी कितना, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर जो क्या है, ये डिस्टेंस है, ये ऑफ द पॉइंट चार्ज, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज है ये। तो ठीक है, तो हमने ये देखा डिस्टेंस, ये तो हमारा ये आ गया। अच्छा, ये हमारा हो गया E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी आई है, E आई है, ये हमारी कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। इसलिए आप कह सकते हैं फाई E इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू ए होता है, वेयर ए इज द एरिया। अब इसकी वैल्यू लिखिए, E हमारा कितना है, सॉरी E जो हमारा है, ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू ई, ए इज द एरिया। अब हमें देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट का फार्मूला हमको पता है कि डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो देखिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इसको भी। अब सारी चीज़ें बेटा आपको देखिए दी हुई है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। देखिए एप्सिलॉन नॉट है, और ये क्या है, डी अपॉन
डी टी। अब फाइव की वैल्यू हमारी क्या है, फाइव की वैल्यू हमारी है, ये हमारी है क्यू ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स स्क्वायर इज द, देखिए कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू द एरिया व्हेन इट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज इज एक्स। चार्ज से क्या है, एक्स है, यानी चार्ज पहले यहाँ पे था और जब मूव करते करते यहाँ पर पहुँच गया, तो डिस्टेंस यहाँ जो कवर की गई है वो एक्स, उसी को बताना है। और उसी पर हमने क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, जो कूलम्ब्स का जो फार्मूला होता है, जो कूलम्ब्स ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए फार्मूला दिया था। चलिए ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा इसमें मैथमेटिकल डिफरेंशियल कैलकुलस का यूज़ करना है। डिस्प्लेसमेंट करंट, अब देखिए बेटा सीधे क्या देखिए, क्यू भी कांस्टेंट है, ए भी एरिया भी कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, ओनली वेरिएबल इज क्या, डिस्टेंस है। जैसे जैसे वेलोसिटी जैसे जैसे चार्ज मूव करता जा रहा है, डिस्टेंस भी चेंज होती जा रही है। तो डिस्टेंस, बाकी सारी चीज़ों को हम बाहर ले लेते हैं, क्योंकि क्यू भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट है ही। तो ठीक है, इस सबको हम बाहर ले रहे हैं। क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए। अच्छा, अब आपका क्या है, ये डी इंटू डी टी, जो एक्स स्क्वायर था, जब इसको ऊपर लेंगे ये हो जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे जब से है ये 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो एक्स टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ये इसमें किया गया है। अब देखिए बेटा, एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं, जब हमने फार्मूला पढ़ा होगा, एक्स को जब एक्स टू द पावर एन जो होता है, चलिए इसको पहले हम देखते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए एप्सिलॉन नॉट इसको यहीं से काट दीजिए, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए, तो ये हो गया क्यू ए अपॉन 4 पाई इंटू ये जो हमारा है डी एक्स अपॉन डी टी है। तो अब देखिए यहाँ पे, सॉरी ये हमारा ये है आई डी है, ये हमारा क्या है, ये आई डी है। तो अब देखिए बेटा, डी एक्स अपॉन डी एक्स, जब हम ये फार्मूला पढ़े होंगे कि जब किसी पर पावर अगर एन होता है, अगर उसका हम डी वाई बाई डी एक्स निकाला तो ये होता है एन एक्स एन माइनस 1 होता कि नहीं होता है। तो ठीक है, इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो अब हमें देखिए इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लेकिन हमें डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट कर रहे हैं, हम टी के टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो बेटा इसके लिए जो फार्मूला लगेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्यू ए अपॉन 4 पाई डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी एक्स पर माइनस 2 का पावर इंटू डी एक्स अपॉन बाकी नहीं हुआ, डी एक्स का डी टी तो बचा है, जैसे इस फार्मूले में है। तो ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा, एक्स इस वाले फार्मूले से देखिए, इस वाला जो फार्मूला है तो ये हो जाएगा -2 क्यू ए अपॉन 4 पाई इंटू एक्स टू द पावर -3 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी होगा। तो ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम ऊपर ले आते हैं, नीचे कर देते हैं। ये हो गया 2 क्यू ए अपॉन 4 पाई इंटू एक्स क्यूब इंटू और डी एक्स बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, यानी क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी, ये स्पीड वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी हो जाएगी। डी एक्स बाई डी टी जो हमारा है, यानी जो डी एक्स बाई डी टी है, ये हमारा स्पीड है, पहले जो पढ़ चुके हैं, पहले 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हो गया, सॉल्व हो गया। अब सॉरी यहाँ पर 2 लगा दीजिए, -2 लगा दीजिए, तो 2 और ये 2 इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये 2 हो जाएगा। तो जो हमारी जो वैल्यू आएगी आई डी की जो वैल्यू आएगी, ये आएगी क्यू ए वी अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के लिए माइनस है। अब माइनस है क्योंकि इसका जब मॉड ले लेंगे तो इसकी मेरे एक्चुअल हमें इसकी जो होगी ऑब्सोल्यूट वैल्यू पता चल जाएगी, यानी मुझे इसकी जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी बेटा करंट की, यानी आई डी जो आएगी, यानी ये जो माइनस है आई डी, इसको हम ऑब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू ए वी अपॉन 2 पाई इंटू एक्स क्यूब। ये है क्वेश्चन, इसको देखिएगा बेटा, ये जेई के लिए जो है इम्पॉर्टेंट, जेई के लिए नीट में भी आ सकता है, तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू हुई है,
इसमें आई है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू है, जो डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू हमारी है इसमें, ये हमारी है यानी आई डी इज इक्वल टू क्यू ए वी अपान 2 इंटू एक्स। ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट करंट आई है। इस क्वेश्चन का हम लोग ये आंसर हमारा तय हो गया। तो ये हमारा है, ये इसका आंसर, इसको चाहिए तो नोट कर लिए, थोड़ा सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा, सॉल्व करने की खुद से कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान, कोई टफ नहीं है ये एच.सी. वर्मा का बुक का क्वेश्चन है, यानी दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एच.सी. वर्मा का है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। तो ठीक है, इसको देखे थोड़ा सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक, ये भी हो गया। अच्छा, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन बेटा। तीसरा क्वेश्चन जो है, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, ये सोल्यूशन नंबर 2 था। अब सोल्यूशन नंबर 3 देखते हैं, ये सोल्यूशन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो बेटा दिया हुआ है, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्वेश्चन जो है एम्स में आया। जो पहले एम्स के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता था, उसको 2018 का है, आया है ये एम्स में आया है। इसमें हमको दिया हुआ है E इज इक्वल टू 50, ये देखो इसकी वैल्यू दी हुई है 50 साइन के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स, कुछ भी लिखिए, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसमें ओमेगा और के की वैल्यू वगैरह कुछ नहीं दी हुई है, सिर्फ हमें ई दिया हुआ है। हमारी ये है तरह से ई नॉट है, ये 50 वोल्ट पर मीटर, 50 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो भी लिखा जाए हम लिख सकते हैं। तो पूछा एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, एवरेज पावर पर यूनिट, एवरेज पावर क्या होता है, पावर क्या होता है वाट, और एरिया क्या होता है मीटर। तो एक तरह से दिया हुआ है एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, जो दिया हुआ है ये एवरेज पावर पर यूनिट एरिया, ये जो होता है इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो उसकी यूनिट होती है वाट पर मीटर स्क्वायर में ही होती है, वाट पर मीटर स्क्वायर में दी हुई। तो एक तरह से हमें इंटेंसिटी निकालनी है। क्या निकालनी है हमको? इंटेंसिटी निकालनी है। लेकिन हमको दिया हुआ है क्या कि म्यू इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। ये हमको दिया हुआ, ये दिया हुआ है। चलिए बेटा, अब हमको थोड़ा इसी में देखना है। हमने पढ़ा होगा इंटेंसिटी का जो फार्मूला पढ़ा होगा, इंटेंसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू व्हाट, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E नॉट स्क्वायर इनटू C। यही तो होता है ना, C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लेकिन बेटा ये जो C है, ये कब होता है? जब हमारा वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रही है या एयर में ट्रैवल कर रही है, समझ रहे हैं ना? कोई अब यहाँ पे दिया हुआ है, और जो फ्री स्पेस में जो लाइट की स्पीड होती है, जो C होती है, ये होती है 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये होती सी। लेकिन जब हमारी परमेबिलिटी और परमिटिविटी चेंज होगी तो स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज होगी। तो कहने मतलब ये जो सी है, ये स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में है। अगर हमारा मीडियम फ्री स्पेस है या फिर एयर है, तब हमें सी 3 × 10⁸ होगा, सी लिखेंगे। अगर हमारा कोई मीडियम दूसरा है, उस वक्त स्पीड हमारी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे इसको लिखना, इस तरह से लिखना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E नॉट स्क्वायर इंटू V मीन्स वेलोसिटी लिखेंगे यहाँ पे, नॉट सी, क्योंकि ये हमेशा सी नहीं रहेगी। जब मीडियम चेंज होगा तो सी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो इस केस में हमें जो देखना है, वेलोसिटी जो देखनी है,
या जो हमें सी कहते हैं, ये हो जाती है बेटा क्या, वेलोसिटी, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम एंड परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो हमको दिया है जो म्यू है 4 पाई, म्यू हमारा जो कितना है, ये हमारा है 4 म्यू एप्सिलॉन म्यू नॉट है, और ये कितना हमारा है, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये दिया हुआ है। तो जब 4 को अंडर रूट से बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1 म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट ये बराबर होता है सी, यानी यहाँ पर वेलोसिटी हमारी c/2 है। यहाँ पे c नहीं बल्कि हम यहाँ क्या यूज करेंगे, अब ये c/2, यानी कि हमारी जो v है इज इक्वल टू c/2 है। अब सब बस यही इसमें करना था भाई, एम्स का क्वेश्चन है, कुछ तो देगा उसमें। अगर हमें देखिए हमेशा जो सी, हम ये सी आपके डेरिवेशन में सी कराया गया है, लेकिन सी मीन्स ऑलवेज नॉट 3 × 10⁸, इट्स नॉट ऑलवेज इक्वल टू 3 × 10⁸, इट्स वैल्यू में चेंज इफ द मीडियम इज गोइंग टू बी चेंज। और जो सी चेंज डिपेंड करता है परमेबिलिटी और परमिटिविटी पे है। तो यहाँ पे परमेबिलिटी दी हुई है, म्यू परमेबिलिटी इज इक्वल टू 4 म्यू नॉट एंड परमिटिविटी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर दिया हुआ है। तो यही वैल्यू उसको लगे, तो उसको देखें सी इज इक्वल टू c/0, सी इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी होगा c/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्यों लिखेंगे, ये सब परमिटिविटी एंड परमिबिलिटी होता है। अब सारी वैल्यू उसमें रख दीजिए, यानी 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर इंटू ई नॉट की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 का स्क्वायर हो गया इंटू सी कितना है c/2, यानी c/2 यानी 3/2 इंटू 10⁸ है। इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी जो वैल्यू आएगी 1.65 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिएगा, अपने आप वैल्यू निकल कर जाएगी। सिर्फ इसमें आपको क्या चक्कर है कि स्पीड आपकी इसमें चेंज हो जाएगी। जो लाइट की स्पीड फ्री स्पेस में होती है, लाइट की क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पीड की स्पीड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फ्री स्पेस में लाइट की स्पीड के बराबर होती है। लेकिन जब मीडियम चेंज हो जाएगा, यानी परमेबिलिटी और परमेबिलिटी चेंज, तो हमें स्पीड भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे गिवन परमेबिलिटी और परमिटिविटी के अकॉर्डिंग हमारी जो स्पीड आ रही है c/2 आ रही है, यानी लाइट की स्पीड का हाफ हो जा रही है, यानी स्पीड आधी रह जा रही है लाइट की स्पीड की। तो ठीक बेटा, इसमें यही इतना था और बहुत कुछ था। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये जो क्वेश्चन हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस भी हो और थोड़ा उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहे। तो इसको ज़रा सा इसको अच्छी तरह से कीजिए। और ये ख़त्म, चैप्टर ख़त्म हो गया। और कोई अगर आपको क्वेरी हो तो कमेंट में लिखिए, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।